दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो पहला चैप्टर है उसका जो हमने 4 भाग का वीडियो बना दिया था। 4 भाग में हमने काफ़ी कुछ सीखा। यह 5वें भाग का वीडियो है। चौथे भाग में हमने जो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वह विद्युत के झटके का प्रभाव, उसके विषय में हमने जाना था। आगे जो अगला टॉपिक है विद्युत संपर्क से बचाव, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है, अगर उस वह इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सप्लाई जा रही है, अगर उसके संपर्क में वो आ गया है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, कैसे हम उसका बचाव करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अगर बिजली के संपर्क में आ गया है, मतलब ये सप्लाई जा रही है और कोई व्यक्ति है, वह मान लीजिए ये हमारा कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर इसका हाथ इस सप्लाई से टच हो गया है या किसी प्रकार से मतलब यह संपर्क में आ गया है, तो उसको पहली बात तो बहुत ही सावधानी पूर्वक वहाँ से उसको हटाएं, उसको बिजली के संपर्क से बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाएं। अब उसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करें कि यह सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होगी ना, तभी तो यहाँ पर पहुँच रही सप्लाई। तो आप यह जो सप्लाई का जो सोर्स है उस सोर्स को आप बंद कर दें। ठीक, सबसे पहला काम तो यही कर दें। अगर यह संभव ना हो, ठीक है, या अगर बहुत हो सकता है बहुत दूर से आ रही हो, मोटी केबल हो, सप्लाई ना बंद की जा सकती हो, ये भी तो कारण हो सकता है ना। तो अगर यह चीज़ संभव ना हो तो उस कंडीशन पर आप क्या करें कि एक रबर की मैट लें, उस पर आप खड़े हो जाएं, ठीक है, और एक डंडा लें और डंडे की मदद से आप इस तार को इस व्यक्ति से दूर करें। सबसे पहली बात तो आप अपनी सेफ्टी कर लें। अगर आप खुद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आप कैसे उस व्यक्ति के बचाव करेंगे। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएं एक रबर की मैट पर, या लकड़ी का बढ़िया सा जो लकड़ी का टुकड़ा हो, बहुत थोड़ा मोटा हो, उस पर आप खड़े हो जाएं और एक लकड़ी की एक रॉड ले लें, ठीक है, लकड़ी का डंडा ले लें, या आप प्लास्टिक का एक रॉड ले लें, उसकी मदद से आप इस तार को इस व्यक्ति के शरीर पर जहाँ पे टच है सप्लाई, उसको वहाँ से आप हटा दें। तो इन दोनों पहला काम अगर ये सप्लाई बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर ये रॉड के थ्रू हटाते हैं तो भी अच्छी बात है। दोनों में से आप जो भी चीज़ पहले हो सकती है आप उस चीज़ का प्रयोग करें। उसके बाद एक चीज़ और भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस व्यक्ति को इस बिजली के संपर्क से हटाएं तो उस वक्त आप एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि हो सकता है इस व्यक्ति के शरीर में कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया हो, कुछ न कुछ इलेक्ट्रिसिटी इसके शरीर में स्टोर हो गया हो। तो उस कंडीशन पर अगर आप छुएंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। तो उस कंडीशन पर भी आप सावधानी पूर्वक एक ग्लव्स ले लें, दस्ताना लें, उस दस्ताने से आप इस व्यक्ति को पकड़ें। और यह व्यक्ति अगर ऊंचाई पर है, ठीक है, अगर ऊंचाई पर काम कर रहा है तो वहां पर भी आप सावधानी पूर्वक, पहली बात तो आप ऊपर चढ़ें और बहुत ही सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति को उतारें। क्योंकि उस व्यक्ति के क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेंस में है, पूरी तरह से सचेत है, तो उसको आसानी से आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचेत है, बेहोश है, उस कंडीशन पे उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन पर आप पूरी सतर्कता के साथ ऊपर चढ़ करके उस व्यक्ति को नीचे उतारें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप उस व्यक्ति को विद्युत के संपर्क से हटा सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है सुरक्षा नियम, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है इसके विषय में भी ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। या कोई कमी आ रही है तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो सुरक्षा नियम, तो सुरक्षा नियम में देखिए, कोई भी चीज़ का सुरक्षा अगर करना है, इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी चीज़ की सुरक्षा करना है, अगर उसका सुरक्षा नियम देखना है तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है स्वयं की सुरक्षा। आप सबसे पहले करें। दूसरे नंबर पर मशीन की सुरक्षा करें, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप कार्यस्थल की सुरक्षा करें। ठीक, सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, उसके बाद मशीन की सुरक्षा, उसके बाद कार्यस्थल की सुरक्षा।
देखिए क्या है कि जो हमारी इंडियन रेलवे है, भारतीय रेल है, उसमें भी यही नियम फॉलो होता है। लेकिन इंडियन रेलवे जो है हमारी, उसका जो स्लोगन क्या है, सबसे पहले आता है सुरक्षा, उसके बाद आता है संरक्षा, उसके बाद आता है समय पालन। ठीक, सबसे पहले जो व्यक्ति उसमें ट्रेवल कर रहा है उस व्यक्ति की सुरक्षा करना, उसके बाद रेलवे के, जो रेलवे का हमारा ट्रेन है, पटरी है, उसके जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा करना, और लास्ट में जब सब कुछ सही है तब जा कर के समय पालन की बात आती है, मतलब समय पर ट्रेन पहुंचाने की बात आती है। तो कुल मिलाकर के बात यह होती है कि कोई संसाधन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, कोई मोटर है, कुछ भी है, तो हम उस चीज़ को दोबारा खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसकी जान चली जाती है तो हम उस व्यक्ति को जिंदा तो कर नहीं सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सबसे पहले चीज़ होती है स्वयं की सुरक्षा। अब स्वयं की सुरक्षा आप कैसे करेंगे, इस चीज़ का भी देख लीजिए। देखिए, स्वयं की सुरक्षा में सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहन करके ही आप हाइट पर चढ़ करके काम करें। 6 फीट के यदि आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का उपयोग जरूर करें। उसके बाद नंबर 2 में आता है कि ढीले कपड़े ना पहने। उसके बाद जो हमारा आता है, मशीन पर कार्य करने के दौरान कभी भी बातचीत ना करें। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि आप बातचीत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी कारण से आप को तार कोई दूसरा छूना है, किसी दूसरे तार पे काम करना है और आपने जिस तार में सप्लाई नहीं है और आपने दूसरे तार को छू दिया, तो उससे क्या होगा, निश्चित बात है कि आपको शॉक लग जाएगा। तो आप उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान बट जाएगा, और ध्यान बटने की कंडीशन पे दुर्घटना निश्चित बात है होगी। तो यह चीज़ हो गई कि बातचीत बिल्कुल भी ना करें जब आप मशीन पर काम करें या किसी प्रकार का कोई भी वर्क करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, यह बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपने चूक की तो निश्चित बात है आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, और वह एक दुर्घटना के रूप में ही मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चौथा, मशीन पर कार्य करने से पहले उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसके मैनुअल के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने लगभग आपको डिस्कस कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो 5वां है हमारा, मशीन के पर जो सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं, सेफ्टी गार्ड लगाए जाते हैं, उनकी आप पूरी तरह से मतलब उनको लगा दें, कभी आप उनको रिमूव ना करें। जो 6ठा है, चलती मशीन की मरम्मत कभी भी ना करें। अगर मशीन चल रही है तो उसका मेंटेनेंस कभी भी ना करें। तो ये हो गया। उसके बाद जो अगला आता है हमारा, अगला आता है हमारा मशीनों की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें कि मशीनों की सुरक्षा में नंबर पहला, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें, फिर आप मशीन की सुरक्षा करें। इस चीज़ का आप पहले सबसे पहले ध्यान रखें। मशीन पर कभी भी आप हथौड़े का प्रयोग ना करें, हैमर का प्रयोग ना करें। जहाँ पर ज़रूरत हो उसी जगह पे आप हथौड़े का उपयोग करें, बाकी जगह पे आप बिना मतलब का हथौड़े का उपयोग ना करें। चलती हुई मशीन में कभी भी गियर बॉक्स ना बदलें। क्या होता है कि अगर आप गियर बॉक्स चलती हुई मशीन पे अगर आप बदलना चाहते हैं तो उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि उसकी वजह से दूसरे गियर बॉक्स भी टूट जाएंगे। ठीक है, दूसरे गियर में, क्योंकि अगर आपसे सही से खांचा नहीं फिट हुआ तो उससे मशीन की और सारे इक्विपमेंटों की नुकसान होने की संभावना रहेगी और आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए चलती हुई मशीन में कभी भी गियर ना चेंज करें। जो तीसरा है हमारा पॉइंट, कि जब भी कोई पार्ट खराब हो तो उसे तुरंत बदल दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे समस्या यह हो जाएगी कि वह पार्ट खराब होने की वजह से वह दूसरे पार्टों को भी खराब कर देगा। इसलिए जैसे ही कोई पार्ट खराब होता है आप तत्काल उस पार्ट को बदल करके नया पार्ट वहाँ पे लगा दें। जो चौथा है हमारा पॉइंट, कि रेती को हमेशा तार के ब्रश से ही साफ़ करें। जो रेती होती है फाइल, उसको हमेशा तार के ब्रश से ही साफ़ करें। आप पानी वगैरह से ना साफ़ करें, कपड़े से ना साफ़ करें, वो सही से साफ़ नहीं होगी। तो रेती वगैरह को आप हमेशा तार वाले ब्रश से ही साफ़ करें। और जो लास्ट है हमारा 5वां, कि मशीन को हमेशा अर्थ कर दें।
हमेशा अर्थ करके रखें उसकी बॉडी को, ठीक है। उससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी, ना मशीन को कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही किसी भी प्रकार की आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मशीन को हमेशा अर्थ करके ही रखें उसकी बॉडी को। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि कार्यस्थल की सुरक्षा। कार्यस्थल की सुरक्षा, अब उसमें क्या आता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो क्लैंप होता है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि जो क्लैंप है वो सही से लगा है कि नहीं है काम करने से पहले। कार्यस्थल की सुरक्षा में सबसे पहली चीज़ तो ये आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कार्यस्थल पर कभी भी कूड़ा ना फैलाएं, ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के ये बात हुई कि साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान दें। जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि समय समय पर मशीनों की सफाई तथा उसकी ऑयलिंग करते रहें। क्या होता है कि मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमेशा रनिंग में रहते हैं, तो उनमें समय समय पर आप ऑयलिंग करते रहें, जिससे क्या होगा कि उनकी लाइफ मेंटेन रहेगी। तो आप मशीन पर जब भी समय समय पर एक शेड्यूल होता है कि मतलब कि उस टाइम पे आप जा करके उसमें ऑयल, साफ़ सफाई, उन चीज़ों को आप ज़रूर करते रहें। अब अगला जो हमारा पॉइंट है कि विद्युत से झुलसे हुए व्यक्ति का उपचार। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अगर विद्युत से झुलस गया है या उसके शरीर पर जो है छाला पड़ गया हो, तो उसको कभी भी आप प्रेस ना करें, उस छाले को कभी भी आप दबाएं नहीं, क्योंकि क्या है कि उसमें पानी भर जाता है। तो कभी भी आप उस छाले को प्रेस ना करें। वहाँ पर क्या करें आप कि बर्नॉल की एक क्रीम आती है, उसको आप चाहें तो लगा सकते हैं। बर्नॉल की क्रीम लगाने के बाद आप उसको दौड़ने या चलने ना दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाएंगी, तो उस कंडीशन पर भी उसको दिक्कत होगी। तो आप बर्नॉल की क्रीम लगा सकते हैं और दौड़ने या चलने ना दें उसको आप। बिजली का झटका लगने के बाद यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसको आप कृत्रिम सांस की एक विधि होती है, उसको आपको देना चाहिए। अगर आप कृत्रिम सांस देंगे तो उससे व्यक्ति की लाइफ बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अब वो क्या है, उसमें कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहली विधि है कि मरीज़ को आप उल्टा लिटा दें, तब वो विधि करें। दूसरी विधि होती है कि मरीज को सीधा लिटा दें। इसमें उल्टा सीधा लिटाना है और इसमें उल्टा लिटाना है। उल्टा मतलब ये हो गया कि पेट के साइड इसको लिटा देना है, पेट नीचे रहे पीठ ऊपर रहे। पहले विधि में वो होगा। दूसरी विधि में होगा कि पीठ नीचे रहे पेट ऊपर रहे। दूसरी विधि में ये होगा। जो हमारा तीसरी विधि है वह है कि मरीज के मुंह से मुंह मिला करके नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, दोनों से आप अंदर हवा प्रेस करें। तीसरी विधि ये होती है। और जो चौथी विधि होती है कि कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा भी आप दे सकते हैं। मतलब मुंह से जो आप फूंकते हैं ना, उसकी जगह पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं ना, इस तरीके से आपको करना है। पहली विधि में आपको मरीज को उल्टा लिटा करके वह प्रयोग करना है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कैसे कैसे क्या करना है। दूसरी विधि में मरीज को सीधा लिटा करके आपको करना है। तीसरे में आपको क्या करना है कि मुंह और नाक में आपको अपना मुंह डाल करके, मुंह रख करके सांस तेजी से देना है। या तो मुंह में आप तेजी से सांस दें या नाक के माध्यम से सांस दें सीधे। और जो चौथा तरीका होता है कि सीधे सीधे एक छोटा सा एक बॉल टाइप आता है, उसको आप उसके मुंह के ऊपर रख दें, जैसे ऑक्सीजन दिया जाता है ना, उसी तरह से होता है। उसको आप दे करके आप प्रेस करेंगे तो उससे जो सांस है वो अंदर, मतलब हवा जो है वो अंदर जाने लगेगी। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब इसमें क्या है, कैसे कैसे हम इस तरीके से करते हैं। तो पहला तरीका है कि इसमें कपड़ा ढीला कर दें। मरीज का जो शरीर का जो कपड़ा है उसको ढीला कर दें और उसे उल्टा पेट के बल उसको लिटा दें और उसके मुंह को एक तरफ कर दें, मतलब एक साइड में उसका मुंह को कर दें और दोनों हाथों के ऊपर की तरफ कर दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते जाइए, इसी तरह से करना है कि दोनों हाथों के ऊपर की तरफ कर दें और उसके मतलब अच्छे से साफ सफाई कर दें। उसके शरीर को मतलब धूल मिट्टी लगी हुई हो तो उसके से भी साफ सफाई कर दें। पसलियों पर उसके दबाव दें। पसलियां मतलब हो गया कि सीने के पास उसके दबाव दें। 3 सेकंड तक उसको
प्रेस करके रखें और बाद में फिर प्रेशर को अपने आप हाथ हटा लें आप। मतलब ये शरीर आदमी लेटा हुआ है तो इसकी पसलियों पे आपको ऐसे प्रेशर करना है 3 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर आप उस प्रेशर को हटा लें। यह प्रक्रिया आपको बार बार करना है। इससे क्या होगा कि जो मरीज का जो, क्योंकि सीने के पास ही फेफड़ा होता है ना, तो उस फेफड़े में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी और जब आप प्रेशर हटाएंगे तो फिर से बाहर की हवा अंदर शरीर में आ जाएगी। तो यह प्रक्रिया जब आप बार बार करेंगे तो इससे क्या होगा, यह करीब 15 से 20 बार आपको करना है 1 मिनट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि उसका फेफड़ा जब फिर से फंक्शन में आ जाएगा तो उसकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक उस व्यक्ति का सांस जो है सुचारू रूप से नॉर्मल तरीके से ना चलने लगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। इस विधि को जो है हम कहते हैं सेफर विधि कहते हैं। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेफर विधि हो गई पहली विधि जो होती है। दूसरी विधि है हमारी कि मरीज को छाती के बल सामने की तरफ आप लेटा दें और उसका जला हुआ हिस्सा जो है उन जख्मों को आप देख लें कि मतलब उन पे ऊपर दबाव ना पड़े, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो उससे क्या होगा कि मरीज का जो जला हुआ हिस्सा है उस पर उसको दर्द नहीं होगा, मतलब कृपया करके उसके जो फफोले हैं वो फूटेंगे नहीं। अब क्या करें कि मरीज के मुंह और नाक को भी साफ कर दें और उसके बाद पीठ के बल लिटा करके उसको सीधा उसके ऊपर जो है कंधों के नीचे, जो ऐसे मरीज है ना तो यहाँ पर उसका सिर है तो यहाँ पर कंधों के नीचे यहाँ पर कोई चीज़ बीच में आप रख दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से आप इसके नीचे रख दें। उससे क्या होगा, उसकी छाती जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिर आप दबाएं, ठीक है, पसलियों के पास आप फिर से दबाएं। तो उससे भी क्या होगा कि बार बार यह प्रक्रिया 15 से 20 बार यदि आप करते हैं तो भी उसकी जो फेफड़े हैं वो फंक्शन में आ जाएंगे। इस विधि को हम सिल्वेस्टर विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले वाले में पेट के बल लिटा देना है और उसके बाद आपको पीछे पसलियों पे धक्का देना है, उससे होगा। दूसरी जो विधि है हमारी उसमें क्या है, व्यक्ति को नीचे पीठ के बल आप लिटा दें और उसके कंधों के नीचे कोई आप ऊंची चीज़ रख दें जिससे उसका जो है कंधा थोड़ा ऊंचाई पे आ जाए और फिर आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, फेफड़े जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देंगे। ये भी आपको 15 से 20 बार करना है 1 सेकंड के अंदर। इसको हम सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। जो तीसरी विधि है उसमें क्या है, मरीज को आप इस तरह से लिटा दें और उसके मुंह की पूरी तरह से साफ सफाई कर दें, मतलब चोट वोट लगी हुई तो उसकी साफ सफाई कर दें और उसकी जीभ को पकड़ करके बाहर थोड़ा सा खींचें। अब जब उसकी जीभ को बाहर खींचेंगे थोड़ा सा मुंह उसका मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब करंट लगता है ना तो मांसपेशियां जो है वो अकड़ जाती हैं, तो उसकी जीभ जो है थोड़ी सी मुंह जो है उसका नरम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें कि आप एक सफ़ेद कपड़ा या साथ मतलब कोई भी कपड़ा ले लें आप, किसी भी तरह कपड़ा हो लेकिन वो थोड़ा हल्का कपड़ा हो। अब उसको क्या करें, मरीज के मुंह पर इस तरह से रख करके आप उसके मुंह पर आप इस तरह से प्रेशर से फूकें, ठीक है, और बहुत तेज़ी के साथ फूकें। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मरीज़ के मुंह के रास्ते से उसके फेफड़ों तक हवा जाएगी और यह प्रक्रिया आप बार बार 12 से 15 बार करें, जिससे क्या होगा कि उसके फेफड़े फिर से फंक्शन में आ जाएंगे। यह प्रक्रिया काफ़ी कारगर होती है, इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथी प्रक्रिया हमारी होती है कि इस विधि में मुँह की जगह नाक से हवा दिया जाता है, ठीक है। इसी वाली विधि में तीसरी विधि में ही एक तरीका और भी है कि मुंह की जगह पर मुंह और नाक है ना, तो इसमें एक बार तो मुंह की आप कर सकते हैं, उसका नाक से भी आप कर सकते हैं। नाक में भी सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है। नाक के ऊपर आप कपड़ा रख करके आप तेज़ी से उसमें आप सांस करेंगे तो क्या होगा, वो भी जो हवा है वो फेफड़े तक आपकी जाएगी और फेफड़े तक हवा मतलब फूंक करके तुरंत आप मुंह हटा लें। उससे क्या होगा कि वह फेफड़े की हवा जो अंदर गई है वो हवा फिर बाहर निकलेगी और यह प्रक्रिया आपको बार बार करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि वह व्यक्ति जो है सांस फिर से लेने लगेगा। अब जो चौथी विधि है कि इस विधि में एक कृत्रिम वाल्व होता है, एक छोटा सा वाल्व टाइप होता है, उसको आपको उसके मुंह के ऊपर लगा देना है और आपको प्रेस करना है। इस चीज़ को भी आप 15 से 20 बार आप 1 सेकंड में करें, जिससे क्या होगा उसके नाक में और मुंह के रास्ते से, दोनों रास्ते से हवा अंदर जाएगी और वह व्यक्ति फिर से सांस लेने लगेगा। तो एक तरीका ये हो गया। तो इन चारों पांचों तरीके से आप व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। अगर उसे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी सांस लेने की जो गति है वह रुक गई है या सांस लेना बंद हो गया है, बेहोश है वो व्यक्ति, तो उस कंडीशन पर आप ऐसा कर सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया तब करें जब तक
मतलब यह प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक कि डॉक्टर की सहायता उस व्यक्ति को ना मिल जाए। ये मतलब कुल मिलाकर समझ लीजिए ये फर्स्ट एड की सुविधा है। अब दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें हैं। इनका जब भी ज़रूरत पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नॉर्मली इनकी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है। तो इसलिए फिर भी इन चीज़ों को पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम में वगैरह में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आप बेसिक ये चीज़ें जान लें। अब इसमें जो पहला हेडिंग है लिख लीजिए, विद्युत संपर्क से बचाव। यदि कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ जाता है अर्थात विद्युत के तार से चिपक जाता है तो उसे सावधानी से बचाएं। सर्वप्रथम सप्लाई को बंद कर दें। यदि संभव ना हो तो स्वयं रबर की मैट पर खड़े होकर सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की रॉड से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से तार को दूर करें। ऊंचे स्थान पर व्यक्ति अधिकार कर रहे हैं तो व्यक्ति को सावधानी पूर्वक नीचे उतार करके ही काम करें। अगला है सुरक्षा नियम। यह भी हेडिंग लिख लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप पॉज करके, क्योंकि इसमें टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पॉज करके लिख लें, उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। सुरक्षा नियम में सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा और फिर कार्यस्थल की सुरक्षा। इसमें क्या चीज़ें हैं कि स्वयं की सुरक्षा में लिख लीजिए कि हमेशा सेफ्टी शू पहन करके ही काम करें, ढीले कपड़े ना पहने, मशीन पर कार्य करने के दौरान बातचीत ना करें। उसके बाद मशीन पर कार्य करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं। चलती मशीन की मरम्मत ना करें। अगला है मशीन की सुरक्षा। यह एक हेडिंग है, लिख लीजिए। पहले अपनी सुरक्षा करें फिर मशीन की सुरक्षा करें। मशीन पर कभी भी हैमर का प्रयोग ना करें, जहां ज़रूरत हो वहीं पर प्रयोग करें हैमर का। चलती मशीन में गियर ना बदलें। जब भी कोई पार्ट खराब हो तुरंत बदल दें, नहीं तो वह दूसरे पार्ट को भी खराब कर देगा। अगला है रेती को हमेशा तार वाले ब्रश से ही साफ करना चाहिए। अगला है मशीन को हमेशा अर्थ करके ही रखें उसकी बॉडी को। अगला है कार्यस्थल की सुरक्षा। क्लैंपिंग को हमेशा जब भी आप ऊपर चढ़ें तो क्लैंपिंग को चेक कर लें, बहुत ज़रूरी होता है। कार्यस्थल पर कूड़ा ना फैलाएं। समय समय पर मशीन की सफाई व ऑयलिंग करते रहें। अगला हेडिंग लिख लीजिए, विद्युत से झुल से व्यक्ति का उपचार। यदि छाला पड़ गया है तो उस पर दबाव ना डालें, बर्नॉल का लेप लगाएं, मतलब जो क्रीम आती है उसका लेप लगाएं। व्यक्ति को दौड़ने या चलने से रोकें, उसे दौड़ने या चलने ना दें। बिजली का झटका लगने के बाद यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए तो या सांस लेना बंद कर दे तो कृत्रिम श्वास देना चाहिए। उसमें कई विधियां हैं। मरीज को उल्टा लिटा दें, यह पहली विधि है। दूसरी विधि में है कि मरीज को सीधा लिटा दें। तीसरी विधि में है मरीज के मुंह में लगाकर सांस दें, और उसी में नाक से भी है कि नाक से आप सांस दें। चौथी विधि है कृत्रिम श्वास यंत्र के द्वारा सांस दें। अब इसमें पहली विधि क्या है, इसमें कपड़ा ढीला करके मरीज को उल्टा लिटा दें, उसका मुंह एक तरफ कर दें, हाथ को ऊपर की तरफ फैला दें, नाक मुंह को अच्छी तरह साफ कर दें। अब पसलियों पर दबाव डालें 3 सेकंड तक, फिर 3 सेकंड तक, उसके बाद फिर आप दबाव को हटा दो। इस तरह से मरीज के फेफड़े फैलने व सिकुड़ने लगेंगे, अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस विधि को 15 से 20 बार दोहराएं। यह तब तक करते रहें जब तक कुदरती सांस लेना ना शुरू हो जाए। इससे व्यक्ति की जान बच सकती है। इस विधि को सेफर विधि कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लें। उसके बाद अगला है, अगली विधि है दूसरी विधि में, जब मरीज की छाती या सामने का हिस्सा जल जाए तब यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, या जख्म हो जाए तब यह प्रक्रिया या विधि अपनाई जाती है। मरीज का मुंह नाक साफ कर दो, फिर मरीज को पीठ के बल लिटा दें और शरीर सीधा होना चाहिए। उस कंडीशन पर शरीर जो है एकदम सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, या कंधों के नीचे कोई ऊंची या नर्म चीज़ लगा दो। अब एक बार हाथ से सिर के ऊपर रखें
अब हाथ को जो उसके सिर के ऊपर रखें और एक बार छाती के ऊपर मतलब रख करके आप दबाव डालें। यह प्रक्रिया 15 से 20 बार करें। मतलब कुल मिलाकर के दोनों, पहली विधि में भी आपको छाती के पास ही दबाव डालना है और दूसरी विधि में भी आपको छाती के पास ही दबाव डालना है। इस विधि को आप बार बार करेंगे, इससे फेफड़ा इसमें भी फंक्शन करने लगेगा। इस विधि को सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। अगला है तीसरी विधि। क्या है? इस विधि में बिना समय खराब किए तुरंत मरीज को जो है राहत पहुंचाई जा सकती है। इस विधि से मरीज के मुंह को अच्छी तरह साफ कर दें, जीभ को पकड़कर 2-4 बार आगे मतलब अंदर बाहर करके गले को नरम करें। अब दांतों को ध्यानपूर्वक से खोलें। मुंह के अंदर रुमाल या मुंह के ऊपर जो है रुमाल या बारीक कपड़ा रखो। गहरी सांस मतलब आप स्वयं लें और मुंह पर मुंह लगा करके आप तेजी से हवा दें उस पर। फेफड़े मतलब इस तरह दें कि फेफड़े में हवा भरे। इस प्रक्रिया में मरीज की छाती ऊपर उठनी चाहिए। जब आप प्रेशर देंगे ना हवा का तो उसकी छाती ऊपर उठेगी और तुरंत मुंह उठा लें जिससे शरीर की हवा बाहर निकल सके। यह प्रक्रिया जल्दी जल्दी करें। 1 मिनट में 15 से 20 बार करें। तब तक करें जब तक मनुष्य की सांस लेना शुरू न कर दे। इसे मुंह से मुंह लगाकर सांस देना कहते हैं। अगला है चौथी विधि। इसमें मतलब चौथी है यह मतलब तीसरी विधि का ही एक रूप है। ये भी है, इसमें नाक द्वारा है। इसमें मुंह की जगह पर नाक से हवा प्रेशर के साथ फेफड़े में पहुंचाया जाता है। बाकी प्रक्रिया ऊपर वाली यथावत रहती है। प्रेशर से आप हवा दें, उसके बाद फिर आप मुंह से हटा लें आप। अब जो पांचवी विधि है उसमें कि इस विधि में एक कृत्रिम वाल्व से मुंह में सांस दिया जाता है। इससे मुंह और नाक दोनों में हवा जाती है। इसमें भी 1 मिनट में 15 से 20 बार हवा दी जाती है। यह सभी प्रक्रिया तब तक करते रहें जब तक डॉक्टर की सहायता ना मिल जाए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई सारे पॉइंट्सों पर चर्चा किया, जिसमें से पहला था विद्युत के संपर्क से बचाव, सुरक्षा नियम क्या हैं, मशीन की सुरक्षा उसमें था, कार्यस्थल की सुरक्षा, और उसके बाद स्वयं की सुरक्षा। विद्युत से झुलसे व्यक्ति का उपचार हम कैसे करेंगे, कितने प्रकार से सांस देने की विधि होती है, इन सारे विषयों पर इस वीडियो के दौरान हमने चर्चा किया। अगली वीडियो में हम सुरक्षा चिन्ह के विषय में जानेंगे, जो कि निषेधात्मक है। अनिवार्य निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह होते हैं, अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह होते हैं, चेतावनी सुरक्षा चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सुरक्षा जो चिन्ह हैं उनके विषय में डिटेल से हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।